नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम ओझा प्रयागराज स्मार्ट क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार से आपका फिर स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने व्याकरण वाले विभाग में जो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार की चर्चा की थी। सबसे पहला टॉपिक था हमारा वर्ण विचार, जिसमें हमने वर्ण के बारे में शुरू से जाना था, यानी वर्ण के बाद उसकी प्रकार, उसकी उत्पत्ति के बारे में, यानी उसके जो प्रकार थे हमने वर्ण विचार के अंतर्गत देखा था। आज उसी के संदर्भ में थोड़ी चीजें आपको बाकी बाकी रह गई थी, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी। हम लोगों ने इससे पहले स्वर और व्यंजन की चर्चा कर चुके थे हम लोगों ने। अब जो है उसी में थोड़ा सा हम लोग आगे थोड़ी चीजें और चर्चा करेंगे, ताकि जो है आपका वर्ण विचार जो है वो एकदम से पूरा कंप्लीट हो जाए। स्वर की चर्चा, स्वर के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें हमने आपको उत्पत्ति के आधार पर, उसके होस्ट के आधार पर, आवृत्त उसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद इसके कालमान और मात्रा के आधार पर चर्चा की थी। उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन के बारे में देखा था। आज उसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हम लोगों ने व्यंजन के बारे में बताया था, स्वरों की संख्या आपको हमने बताई थी 11। ठीक, उसके बाद जो है 33 व्यंजन बताए थे हमने आप लोगों को। जब कोई पूछे कि स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है, तो वो है 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो है 13। तो इसका जो है एक बार वर्गीकरण बता देते हैं आप लोगों को, कैसे जो है ये जो है टोटल अगर कोई संख्या पूछता है तो आप लोग बताते थे। पिछले वाले वीडियो में हमने ये बताया है आप लोगों को डिटेल में कि जो है ये टोटल संख्या 52 कैसे है, ये 11 कैसे है और ये 33 कैसे हैं। इनके प्रकार में हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, जिसमें आपको हमने 11 स्वर बताए थे, 11 स्वर बताए थे और 2 आयोगवाह बताए थे। आयोगवाह का मतलब है कि अंग अह को आयोगवाह कहा था। हमने बताया था आप लोगों को, अंग और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह की संज्ञा दी जाती है, जिन्हें स्वर या व्यंजन के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने आपको 33 व्यंजन बताए थे। 33 व्यंजन में जिसमें हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, और इसके बाद ऊष्म व्यंजन की चर्चा की थी। स्पर्श व्यंजन में हमने आपको बताया था क से लेकर म तक जितने भी हैं, यानी क वर्ग से लेकर जो है प वर्ग तक जो 25 वर्ण हैं, यानी क से म तक जो 25 वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इसके बाद 4 य र ल क्या है, वो अंतस्थ व्यंजन है, यानी य र ल और व को अंतस्थ व्यंजन की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, जैसे मैं बताया था कि आप लोगों को जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा उत्पत्ति होती है, यानी हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिनका जो है नाम है श, ह, स, ह, जिसको कहते हैं ये है तालव्य, ये है मूर्धन्य, ये है दंती, और ह जो है वो भी कंठ से उच्चरित होता था, यानी ऊष्म व्यंजन। इसके बाद क्या था कि हमने बताया कि आपको ये 33 हो गए, 25 4 29 4 33, तो ये 33 व्यंजन हो गए। लेकिन अभी भी देखिए ये टोटल संख्या कितनी है, 52। तो और जो है इसके बाद होता क्या था कि जो व्यंजन थे, यानी जो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन थे, इन्हीं व्यंजनों के मिला करके संयुक्त व्यंजनों की रचना की गई, यानी 2 अलग अलग वर्णों को बना करके संयुक्त व्यंजन बनाए गए थे, जिनको हम मेन जो है उसमें धारा में नहीं रखते हैं। जो 33 धाराएं हैं, यानी 33 जो वर्णों की संख्या है व्यंजन में, उसमें मेन में नहीं रखते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति की गई है 2 वर्णों को मिला करके। जैसे उसको हम लोग अलग से जानते हैं संयुक्त व्यंजन, उसको नाम दिया गया संयुक्त। संयुक्त नाम इसलिए दिया गया कि 2 वर्णों के संयोग से उनको एक करके बनाया गया। जैसे संयुक्त व्यंजनों में किसका किसका नाम आता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, यानी ये भी 4 हैं, ठीक है, जिनको हम संयुक्त व्यंजन की संज्ञा देते हैं। यानी संयुक्त व्यंजन अगर कोई पूछे तो कितनी है, जिनको कहा जाएगा संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 है, और ये व्यंजन है, मुख्य व्यंजन जिनको हम 3 भागों में बांटते हैं। मुख्य व्यंजन कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम देख लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों के मिल करके बने हैं। जैसे क्ष जो है वो कैसे बना है, वो आधा क और ये मूर्धन्य श से मिलकर बना है। ये जो क्ष है ये आधा क, यानी क के नीचे हलन कर देंगे तो ये जो है विशुद्ध व्यंजन हो गया, और ये इससे मिलकर बना है हमारा क्षत्रिय वाला छ। इसके बाद जो ज्ञ त्र है, वो त्र जो बना है वो आधा त और र से मिलकर बना है, जिसको कहते हैं हम त्र। ठीक, इसके बाद जो ज्ञ है, ज्ञानी वाला ज्ञ, वो कैसे बना है, वो ज और इया से मिलकर बना है,
यानी जिसको कहते हैं हम ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी वाला, ठीक है, यानी ये संयुक्त व्यंजन है। स्र कैसे बना था, ये तालव्य श और र से मिलकर बना था, जिसको हम लोग श कहते हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, जिसको आप लोग शार्ट कर में जो है इसको समरी एक बार नोट कर सकते हैं। यानी ये संयुक्त व्यंजन, ये क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, यही है मेन जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। अंतस्थ व्यंजन, यानी इनमें से अंतस्थ व्यंजन बताइए। ऐसे आपको नाम दे देगा, त, र, ल एंड श, इसमें पूछेगा कि आप बताइए इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन सा है। इसी तरह आपको जो अनुस्वार है, इसके बाद ये विसर्ग है, इसको भी जानना चाहिए कि ये क्या, इसको आयोगवाह के नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदी में जो है दो आयोगवाह कहे गए। आयोगवाह इसलिए कहा गया है क्योंकि इनको न तो स्वर की धारा में जोड़ सकते हैं, न तो इनको व्यंजन की धारा में जोड़ा जा सकता है। कुछ किताबों में इनको दिया गया है कि ये जो स्वरों के अंदर विधि रखते हैं, उनमें बताया जाता है कि स्वरों की संख्या 13 है, लेकिन ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर एनसीईआरटी की किताब में भी आपको स्वरों की संख्या 11 ही बताई गई है और अंग यानी अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह का नाम दिया गया है। इसी तरह जो है संयुक्त व्यंजन। अब आते हैं, आप जोड़ेंगे तो ये 52 अभी भी नहीं हुए हैं। अभी एक जो है एक धारा और है, जिसको हम लोग द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन के और भी बहुत सारे नाम हैं, जिनको संकर वर्ण, तारण जात, आगत वर्ण, नवीन वर्ण आदि इत्यादि नामों से जाना जाता है, जिनको हम लोग कहते हैं ड़ और ढ़, ड़ और ढ, जिनका प्रयोग जो है हिंदी जो भाषा में हम लोग करते हैं, ड़ और ढ का प्रयोग। इनकी संख्या कितनी है, 2। अब आप जोड़िए, देखिए 2 1 3 3 6 4 10 2 12 और ये 3 1 4 1 5, टोटल वर्ण कितने हो गए, 52। यानी अगर कोई पूछे कि भैया वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, 52। और अगर कोई पूछे कि भैया व्यंजन की संख्या कितनी है, तो वो है 33। इसी तरह अगर स्वर में पूछे कि कितनी संख्याएं हैं, वो तो है 11। यानी ये समरी है। इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। इसके पहले आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो इससे पहले वर्ण विचार के जो है फर्स्ट क्लास जो हमारी है, उसमें आप जो है इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहेंगे कि स्वर कितने होते हैं, स्वर किसे कहते हैं। स्वर आप जानते हैं ना, इनकी जो है प्रकृति स्वतंत्र होती है, यानी स्वरों को उच्चारण, स्वर के उच्चारण में और किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह व्यंजन हो गया। व्यंजन क्या होते हैं, ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, ठीक है। वर्णमाला के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी कि भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है उसे वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई कौन सी है, तो वो होती है ध्वनि, ठीक है, ध्वन्यात्मक। और जब लिखित इकाई पूछेगा तो वो होती है वर्ण। इसी तरह हम लोग और जानते हैं सार्थक इकाई अगर पूछे तो शब्द होता है। उसके बारे में हम लोग शब्दों के बारे में आगे डिटेल में और चर्चा करेंगे। अभी जो है हम इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इतनी चर्चा हम लोग डिटेल में इससे पहले वाली क्लास में किया था। अब जो है थोड़ी चीजें आपको जो है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, उनको जो है देखेंगे, ताकि आप जो है आगे फंसे ना। जैसे आपको ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, सीधा सीधा अंतस्थ पूछ लेगा कि इनमें से अंतस्थ कौन सा है। उच्चारण स्थान भी सबसे अधिक पूछा जाता है। अगर वर्ण विचार के अंतर्गत कोई भी अगर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो है पार्ट है, तो वो है उच्चारण स्थान। तो इसलिए जो है छोटी छोटी चीजें जो है वो लेकिन महत्वपूर्ण है, इसको जो है हल्के में लेने लायक नहीं है आप लोगों को। तो आगे चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी चीजें हम आपको बता देते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उसको जो है हम एक बार देख लेते हैं। इसको आप जो है देख लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा जो है, और आगे बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि छोटी छोटी चीजें जो ज्यादा पूछी जाती हैं तो उसकी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं, ताकि जो है कोई चीज आपके एग्जाम से ये इस वाले पार्ट से छूटने ना पाए। और बाकी अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, देखना है कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कालमान के आधार पर कितने स्वर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने स्वर होते हैं, जो है मुख ओष्ठ प्रयोग के आधार पर कितने स्वर होते हैं, जो है जीभ प्रयोग के आधार पर कितने स्वर होते हैं। अगर इस प्रकार से आपको सब कुछ जानना है, यानी डिटेल में अगर कोई चीज जाननी है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और हमारी जो है पहली वाली वीडियो वर्ण विचार के अंतर्गत जो है वीडियो है, उसको जो है एक बार आप जो है देख लीजिए, ताकि ये चीजें आपको अगर कंफ्यूज होती हैं तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जो मेन थी, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, उच्चारण स्थान, यानी वर्णों का उच्चारण स्थान जो सबसे ज्यादा पूछने वाला पार्ट है। वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए थोड़ा सा हम पहले वाली कक्षा में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिए थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ संस्कृत के सूत्र के माध्यम से, जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी इस प्रकार से सूत्रों के माध्यम से बताया है पिछली वाली क्लास में। लेकिन इस वाली जो है इस वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि उसको सामान्य तौर पर कैसे पहचानेंगे कि जो है
वर्ण कैसे उच्चारण कहाँ से होते हैं, कैसे उच्चारण पता चलता है। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे ये हो गया आदमी का जो है जैसे ये मान लीजिए ये हो गया इसका मुख, आदमी का हो गया ये, भाई थोड़ा सा देखिएगा इसमें, ये ओठ हो गया, उसके बाद ये मूर्धा होती है, ये दांत होते हैं, दांत के बाद जो है अब जो है इसका जो है ये यहाँ से ऐसे लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ वाला पार्ट जो है कहा जाता है, इसको कहते हैं कंठ, सबसे पहले यानी कंठ, ठीक है। इसके ऊपर वाले पार्ट में यानी जैसे ये दांत है, दांत के जस्ट ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है मूर्धा, जो ऊपरी भाग को सबसे पहले ऊपरी भाग जो दांत के जस्ट पीछे जो होता है उसको कहा जाता है मूर्धा, और मूर्धा से जो पीछे वाला पार्ट है उसको कहेंगे ताल, उसको हम लोग ताल की संज्ञा देते हैं। और इसके बाद आता है चौथे में आपका जो है दांत आता है यानी दंत आता है, इसके बाद जो है दंत आता है, दंत के आगे आता है होस्ट, दंत के आगे होस्ट आता है, यानी ये 5 प्रकार ये क्रम है। यानी पहले जो है कंठ है, फिर उसके ऊपर तालु है, फिर उसके बाद मूर्धा है। यानी कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना कि वो अपने जो है उच्चारण कर करके उसको पता कर लेते हैं कि ये कहाँ से उच्चारण हो रहा है। जैसे र, हाँ, जैसे जो है क का उच्चारण स्थान कंठ से, यानी कुछ जो है प्रायोगिक ढंग से पता कर लेते हैं कि ये उच्चारण स्थान हो कहाँ से रहा है, ताकि अगर ये चीज आप जानते हैं कि कंठ कहाँ है, तालु कहाँ है, मूर्धा कहाँ है, दंत कहाँ है, दंत त वर्ग सारे वो दंत से बोले जाते हैं, प वर्ग सारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो एक बार इसको जो है आप देख लीजिए कि जो जैसे ये है क वर्ग, क वर्ग में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको पता होगा, हमने आपको पिछली वाली कक्षा में भी बताया था, क, ख, ग, घ और ङ, ठीक। यानी ये जो क वर्ग है तो वर्णक सबसे पहले क्रम में अगर आते हैं तो सबसे पहले क्रम में कौन आता है, कंठ, पहले नंबर पे कौन आता है, कंठ। यानी जितने भी क वर्ग के जो व्यंजन हैं, यानी क वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं भैया, कंठ से उनका उच्चारण होता है। इसी प्रकार तालु, दूसरे नंबर पे कौन आता है, तालु। अब आप जानते होंगे कि क से अंगा के बाद कौन सा वर्ण आता है, च आता है। क्या आता है, च, श, ज, झ और या, ठीक। तो अब इसके क्रम के आगे दूसरे नंबर पे कौन आता है, तालु आता है। यानी नीचे से पहले आएगा कंठ, उसके बाद आएगा तालु। तो यानी अगर इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम च वर्ग की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं हम इसको हम कहते हैं च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत ये 5 आते हैं जिनको हम वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो इनको हम लोग तालु कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी इनका उच्चारण कैसे होता है, तालु से। पहले नंबर पे कंठ, दूसरे नंबर पे तालु। अब आप तीसरे नंबर पे कहेंगे कि कंठ और तालु के बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, मूर्धा। यानी मूर्धा से उच्चारण किनका होता है वो देख लीजिए। इसके बाद जो है मूर्धा यानी च जब खत्म हुआ यहाँ से तो ये आएगा ट वर्ग। आपका क्या आएगा, ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, यानी ट वर्ग के अंतर्गत वही आएगा जो 5 ट, ठ, ड, ढ और ण, ठीक। इतना तो एकदम क्लियर है ना। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि मूर्धा के बाद कौन आएगा, दूसरे नंबर पे तीसरे पे मूर्धा था और चौथे पे जो है दंत, यानी मूर्धा के बाद चौथे पे जो है क्रम आएगा दांत का। और सबसे बाहरी जो है अगर उच्चारण स्थान की दृष्टि से सबसे बाहरी और तो ओष्ठ होता है, यानी पहले जो है दंत आएगा। यानी दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, दंत से ट वर्ग के बाद जो है त वर्ग आता है, दंत यानी ट वर्ग के बाद यानी पहले क वर्ग आएगा, फिर च वर्ग आएगा, उसके बाद ट वर्ग आएगा, फिर त वर्ग आएगा। तो इसके लिए जो है आप क्रम देखिएगा कि पहले नंबर पे कंठ, पहले नंबर पे कंठ और दूसरे नंबर पे तालु और तीसरे नंबर पे मूर्धा और चौथे नंबर पे दंत। अब जो है इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, त, थ, द, ध और न, ठीक। यानी ये 5 वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। यानी ये सब स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जितने वर्ण हैं उनको व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी इनको कहा जाता है। यानी ये मिल करके जब बनते हैं तो वर्ग का निर्माण करते हैं। यानी 5 ऐसे 5 ऐसे, यानी एक वर्ग में आप जानते हैं ना वर्ग की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी 5 ऐसे भी संख्या मिलेगी आपको, 5 ऐसे भी मिलेगी, ठीक है। इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद जो है उसका आएगा दंत के बाद ओष्ठ का स्थान आएगा। यानी अगर कोई पूछे कि भैया ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, यानी ओष्ठ उच्चारण स्थान से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो आप जानेंगे। इसके बाद जो है प वर्ग आएगा, किसके बाद, त वर्ग के बाद प वर्ग आएगा। प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, प, फ, ब, भ और म, ठीक। यानी ये जो 25 हो गए, यानी क से लेके म तक इनकी संख्या टोटल है 25। तो इनका जो उच्चारण है तो वो
केटीएम 2, यानी के से कंठ, टी से तालु, यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो इस प्रकार जो है हम इनको जो है सामान्य तौर पर ज्यादा इसी में जो है प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं कि क से कंठ की, जो कंठ से है वो सारे क वर्ग के जो है वर्ण आते हैं कंठ में, तालु में च वर्ग के आते हैं वर्ण, मूर्धा में ट वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं, उसके बाद दंत में त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द और ध, न, उसके बाद ओष्ठ में प वर्ग के प, फ, ब, भ, म, यानी ये अगर ज्यादातर प्रश्न इतने में ही फंस जाता है आपका। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कुछ वर्ण जैसे इसके बाद य र ल व आता है, उसके बाद श ख स ह आता है, ठीक है। तो वो उनका उच्चारण स्थान कैसे, उनको कैसे पता करेंगे कि ये कहाँ से उच्चरित होते हैं। अभी तो आप स्वर नहीं स्वर नहीं अभी पता आपके स्वर, जैसे कि जैसे क वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से स्वर भी आते हैं, जैसे कंठ में कौन कौन से स्वर आएंगे, हाँ, तालु में कौन कौन से स्वर आएंगे, ठीक है। तो अब आप जो है इसको जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि पिछली वाली वीडियो में अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो पिछली वाली वीडियो में जाइए, उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा शार्ट ट्रिक बता देता हूं ताकि इसको जो है आप समझ जाइए। तो जो स्वरों का जो है संख्या है वो आप देखिए, अ, आ, ई, उ, बड़ा उ, उसके बाद आता है री, ई, उ, री, फिर ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर थे, ठीक है, ये 11 स्वर हैं। अभी जो बचा क्या बचा है, थोड़ा सा आपका ये य र ल व, इसके बाद जो है य र ल व बच जाता है आपका, य र ल व, इसके बाद श ख स और ह, यानी जिसको कहते हैं ना ये ऊष्म व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है, और ये 11 स्वर है। यानी देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 ये स्वर हैं। यानी इनको कैसे पता करेंगे, तो अब ये देखिएगा कि हमने संस्कृत में एक सूत्र जो लिखा था पिछली वाली कक्षा में कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, उसमें बाकायदे आप पिछली वाली कक्षा में एक बार जरूर जाइए, उसको एक बार डिटेल में एक बार जरूर पढ़ लीजिए उसको, ताकि ये चीजें आपको एकदम बेसिक से क्लियर हो जाए, है ना। इसके बाद आपको बता देते हैं कि ये जो अ और आ है, ये जो अ और आ है, जैसे क्रम था ना, पहले क्या था, कंठ था पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे तालु आता है, तीसरे नंबर पे मूर्धा, चौथे नंबर पे दंत और पांचवें नंबर पे होष्ठ आता है। तो देखिए ये अ और आ आया, तो इसको आप किसमें रखेंगे, इसको रख दीजिएगा कंठ में, इसमें रखिएगा। यानी अ और आ का उच्चारण अगर पूछे आपसे तो इसको सीधा, यानी पहले नंबर पे कौन आता है, कंठ, तो दूसरे पूरा उठा के सीधा इनको कंठ में रख दीजिएगा। यानी इसके साथ साथ अ और आ का भी उच्चारण कैसे होता है, कंठ से होता है, अ और आ का उच्चारण भी कंठ से होता है। इसी प्रकार च वर्ग आएगा, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, च वर्ग आएगा। तो इसके बाद जो है अगर ये आप क्रम से लिखना जानते हैं तब, ठीक है, इसको अगर आप क्रम से लिखना जानते हैं तब ये चीज हो जाएगी। तो इसको जो है दूसरे नंबर पे आएगा आपका छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आया, छोटी ई बड़ी ई। इसके बाद थोड़ा सा यहां तक तो ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन है, अगर आप इस तरीके से जानना चाहेंगे तब थोड़ा सा परिवर्तन है। बाकी क वर्ग आप इसे याद भी कर सकते हैं, क वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण आएंगे अ और आ, और इसके साथ साथ जो ह है, ये ह है ना ये तो इसको जो है शुद्ध काकल्य वर्ण कहा जाता है, ह को। यानी ये आगे वाली जो है हायर लेवल पे अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो ह को जान लीजिए कि ये काकल्य वर्ण है, ठीक है। तो ये ह भी इसके अंतर्गत ही आता है, कंठ से ही उच्चारण। अब आप प्रायोगिक ढंग पे देखिए, क ख ग घ, यानी सारे जो है उच्चारण कहां से हो रहे हैं, कंठ से। अ आ, यानी जिस जगह से उच्चारण क ख ग घ इन सब का हो रहा है, उसी तरह ह आ ह, अ आ ह, यानी कंठ से ही वहां से उनका स्थान हो रहा है। दूसरे नंबर पे जानते हैं आप तालु आता है, दूसरे नंबर पे ताल, यानी छोटी ई और बड़ी ई को अगर रखेंगे तो ये इनको रख दीजिए, छोटी ई और बड़ी ई को रख दीजिए, ये है तालु में। इसी प्रकार ये ज है, यानी ये और ये, इसको और इसको, यानी य और ये वाला तालव्य श, इनको इसको तालव्य श का संज्ञा दी जाती है। ये जो श है इसको तालव्य श की संज्ञा दी जाती है, यानी य और श को यहां रख दीजिए आप, यानी य और श को कहां रख दीजिए, इसको उठा के यहां रख दीजिए। अभी सीधा वर्गीकरण आपको पूरा दिखाते हैं आपको। ये था होस्ट, ठीक है, इसको एक बार मिटा देते हैं ताकि जो है पूरी चीजें स्पष्ट रूप से दिखें आपको। देख लीजिए, अब आप क्लियर हो जाइए। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ग आता था, इसके बाद स्वर में अ और आ भी जो है वो कंठ से बोले जाते हैं, और ह इसके साथ साथ विसर्ग भी, यानी ये विसर्ग जो है ना
जो अयोगवाह के अंतर्गत स्वर और विसर्ग आते हैं अह, यानी ये भी जो है वो कंठ से ही बोला जाता है, यानी कंठ से ही उच्चारित होता है। इसी प्रकार तालु से में च च ज ज य, छोटी ई बड़ी ई, य और श, यानी ये जहां से ये बोला जाएगा वहीं से इसके ये वाला ये बोले जाएंगे, ये और ये वहीं से बोला जाएगा। इसी तरह ल और श भी वहीं से बोला जाएगा, बस इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यानी ये य के साथ स आएगा, यानी य जहां आएगा उसी के साथ ये श आएगा, ठीक है। उसके बाद जहां र आएगा वहीं पे ये मूर्धन्य श आएगा, यानी ट वर्ग में चले जाइए। अब कहाँ जाएंगे आप? ट वर्ग में, तो र और ये श, ठीक है। ये जो है र और श ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं, यानी मूर्धा, मूर्धन्य इनकी संज्ञा है, यानी मूर्धा से इनका उच्चारण स्थान, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। अब देखिए ये जो छोटा ऊ है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी 1 के बाद 2 आया। अब आप सोच रहे होंगे 2 के बाद जो है हम क्रम में अगर रखें तो तीसरे में कौन है? मूर्धा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊ और ऊ यानी ये जो है वो 5वें में आता है, 5वें यानी ओष्ठ में, 5वें में, यानी 1 to 5, 1 to 5 में। अगर ऐसे आपको याद करने का बहुत सारा तरीका है, अगर आप अपने ढंग से कुछ बना सकते हैं तो बना लीजिए, या इससे अच्छा अगर तरीका मैं बताऊं तो आप पिछली वाली वीडियो में जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कैसे वो छोटी छोटी है 10 सूत्र हैं। अगर आप उसको याद कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, याद से अच्छा अगर उसको समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये जानना, क्योंकि 100% इससे प्रश्न जरूर आपके परीक्षा में बनते हैं। इसको जो है आप जो है ध्यान से देख लीजिएगा। और आ जो है कंठ से, ई जो है तालु से, उ जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसी प्रकार ये री जो है ना, ये री जो है, री ये भी मूर्धा से बोला जाता है। जैसे र जहां से बोला जाएगा वहीं से री भी बोला जाएगा भैया, वहीं से ऋतु रसाणाम मूर्धा, जिसको हमने पहले आपको बताया था। जैसे इसको बताया हमने अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। एक बार कोशिश करते हैं, एक बार लिख देते हैं ताकि आप लोग जो है अगर उसको करते हैं थोड़ा सा वो, तो इसमें यहीं से आपका क्लियर हो जाए। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है। उसके बाद जो है ऋतु रसाणाम दंत। ये ए ओ का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में बताया गया है पिछली वाली कक्षा में। ए का उत्पत्ति के आधार पर कैसे, ये उत्पत्ति के आधार पर ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। उसको जो है आप जरूर देख लीजिएगा। यानी ऋतु रसाणाम दंत, तो ये है री एक वर्ण होता है जो संस्कृत में प्रायः यूज किया जाता है। इसी तरह ल और स का उच्चारण स्थान जो है वो दंत है। ओष्ठ में प फ ब भ म, और जो है इसके बाद ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आता है। उपधमानीय नाम ओष्ठ, इसको सूत्र हमने बताया था आपको। इसी प्रकार जो है ये सूत्र क्या है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये सूत्र है भैया। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ आप जोड़ लीजिएगा। अकुह विसर्जनीय नाम, अ का मतलब हुआ अ और आ, ये जो क है अ और आ, इसके बाद क है तो ये क का मतलब हुआ क वर्ग, क वर्ग यानी जितने क वर्ग के अंतर्गत, अ का मतलब हुआ अ और आ, और क का मतलब हुआ क वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं। इसी प्रकार ह, ये जो है ह का उच्चारण स्थान भी कंठ है, ठीक है। इसके बाद विसर्ग, ठीक है। ये विसर्ग जो है ये हमने बताया था ना विसर्ग, तो ये सारे जो है वो कंठ से बोले जाएंगे। अकह विसर्जनीय नाम कंठ। इसी तरह हमने बताया था ईचु यशा नाम तालु, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये सब सारी चीजें, ये जो बवाल है बचा हुआ है, ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा भैया। ई का मतलब हुआ जहां ई होगा, यानी छोटी ई जहां होगी, जैसे छोटा आ और बड़ा आ एक जगह है, उसी तरह छोटी ई बड़ी ई भी उसी जगह रहेगी। ये देखिए ई और ई, यानी इनका उच्चारण क्या है? तालु है। इच यशा नाम तालु। अच्छा, जैसे यहाँ क में क वर्ग था, उसी तरह च में च वर्ग है, तो इच यशा नाम तालु। देखिए यह भी इसी में आएगा, य और ये तालव्य श, यानी ई चु यश, ये इच यशा नाम तालु। इसी प्रकार जो है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये पिछली वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया गया है। इसको जो है आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा। इसी प्रकार ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। फिर इसी तरह उपु पद्मानीया नाम ओष्ठः, पद्मानीया नाम ओष्ठ, यानी इनको जो है जैसे ये री है तो री का उच्चारण स्थान कहां से? मूर्धा से। ट वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो मूर्धा से। र और श, यानी इस प्रकार ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु र श, यानी जितने भी हैं वो कहां से उच्चरित होंगे? मूर्धा से उच्चरित होंगे। इसी प्रकार ऋतु लसानाम दंतः, यानी री
त से मतलब त वर्ग के अंतर्गत। इसी प्रकार ल और स जितने उच्चारण होंगे, री ल स और त वर्ग जितने हैं वो दंत से। इसी प्रकार उ, छोटा उ और बड़ा उ, छोटा उ और बड़ा उ सारे जो है प वर्ग, यानी छोटा उ बड़ा उ और प वर्ग जितना भी है वो ओष्ठ से उच्चारित होगा, यानी उपपद्मानीय नाम ओष्ठ। तो इस प्रकार ये चीज है। एक आध चीज और छूटी हुई उसको आप देख लीजिए। इसमें उच्चारण स्थान में अगर आपसे अगर और पूछता है कोई, पूरी चीजें अगर आपको एक वर्गीकरण कर देते हैं सीधा सीधा, ताकि सारी चीजें एक भी वर्ण जो है छूटे ना आपका, आप देख लीजिए जो है इसको। देखिए ये सारे 25 वर्ण हैं और जो स्वर बचे थे अंतस्थ और ऊष्म जो थे वो इसमें समाहित हैं। जैसे एक चीज नहीं है इसमें, उसको कहते हैं व। जो व वर्ण है, जो व वर्ण है वो कैसे है, व, इसको कहते हैं वकारस्य दंतोष्ठ। जो सूत्र है संस्कृत में, वकारस्य दंतोष्ठ, ये एक ऐसा वर्ण है कि जो केवल दंत और ओष्ठ से बोला जाएगा, जिसको दंतोष्ठ कहा जाता है। दंत और ओष्ठ को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, दंतोष्ठ। इसमें गुण संज्ञा हो जाती है। ठीक है, बाकी हम संधि में आपको डिटेल में संधि बताएंगे, बहुत ट्रिक से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। ये जो ट्रिक है ना KTM 2, अगर आपको जो है इसमें जो है थोड़ा सा वो होता है, आपको इसको पहचानने में दिक्कत होती है कि कंठ तालु को कैसे हम क्रम से याद करेंगे, तो आप KTM 2 याद कर लीजिएगा। तो इससे आप जो है इसको थोड़ा सा आप ट्रिक बना सकते हैं, अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं। अगर आप जो है वो है तो वकारस्य दंतोष्ठ, वह केवल ऐसा वर्ण है जो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। इसी प्रकार जो है ए और ऐ ओ औ जो हम बता दिए थे, जो ऐ बोला जाता है और ओ और औ बोला जाता है, ओ और औ, तो इसका उच्चारण स्थान आप देख लीजिए। जो ए है और जो औ है, ये जो है ए जो है वो जो है ये है कंठ और तालु से बोला जाएगा, कंठ और तालु से। ठीक है, कंठ और तालु से ए और ऐ बोला जाएगा। इसी तरह कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा ओ और औ, कंठ और ओष्ठ से ओ और औ बोला जाएगा। काहे बोला जाएगा, एक चीज ये भी देख लीजिए। जो ए था, हमने उत्पत्ति के आधार पर ए को बताया था, वो अ और ई से मिलकर बना था। किससे बना था, अ और ई से मिलकर बना था। तो अ जो है वो कंठ से बोला जाता है, ई जो बोला जाता है वो तालु से बोली जाती है, इसलिए ए का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालु है। ठीक है, यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। इसी प्रकार कोई पूछे कि ऐ का कैसे उत्पत्ति हुई थी, तो अ प्लस ए मिला के ऐ बना था। ठीक है, इस तरह जो है ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं। इसी प्रकार जो है ओ और औ है, तो ओ की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो अ और उ को मिला के बनी थी, यानी अ और उ को मिला के बनी थी। तो अ जो है वो कंठ से बोला जाता है, उ जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, और अ का भी उच्चारण जो है उत्पत्ति कैसे हुई थी, अ प्लस ओ को मिला दिया गया था तो अ बन गया था। यानी ये जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे, ये कंठ और तालु से बोले जाएंगे। यानी ये अगर उच्चारण स्थान, अगर ये चीज आप जो है समझ जाते हैं, तो आपका हिंदी में कम से कम 2 या 3 प्रश्न यहीं से उठा लिए जाते हैं। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए ड का उच्चारण स्थान कहाँ है, जो है ज का उच्चारण स्थान कहाँ है, न का उच्चारण स्थान कहाँ है। एक चीज और देख लीजिए, ये जो न या है, ये अंगा या ड़ न और म, इनको जान लीजिए कि ये अपने अपने वर्गीय व्यंजन, यानी जहां जो वर्गीय व्यंजन यानी अपने अपने जो है कंठ से बोला जाएगा अंग। इसी प्रकार इया जो है वो तालु से, ड़ जो है वो मूर्धा से, न जो है वो जो है यहाँ से दंत से, इसी प्रकार म जो है वो ओष्ठ से। लेकिन ये जो 5 अंगा इया ड़ न म है, ये अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चरित होते हैं। यानी अगर इनको कह दिया जाए कि भैया एक बात बताइए कि क्या ड़ का उच्चारण स्थान नासिका है, तो कहिएगा हाँ, यानी ये इनके उच्चारण में थोड़ा थोड़ा नासिका का भी प्रयोग होता है। आप बोल के उच्चरित करके देखिए न, तो इसमें जो है जैसे न बोल रहा है, तो इसमें ये कौन सा है, न जो है तो न दंत में, तो न जो बोला जाता है वो दंत और नासिका दोनों की सहायता से बोला जाता है। अगर आपके प्रश्न में अगर आ गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो न वर्ण है ये अपने अपने जगह से बोले जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके उच्चारण में नासिका की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, यानी ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट, जिनको हम जो है उच्चारण स्थान के अंतर्गत रखते हैं। यानी थोड़ी चीजें और आपकी बची थी, ताकि ये जो वर्ण विचार वाला पूरा पोर्शन है आपका एकदम क्लियर हो जाए। इसमें आपको जो है प्रश्न जब आए तो आप इसमें बिल्कुल स्पष्ट रहिए, बिल्कुल आपके दिमाग में कोई संदेह न उत्पन्न हो, और यहीं से आप जो है छोटी छोटी चीजें हैं क्लियर कर लीजिए, ताकि जो है आता है कोई प्रश्न जो है इसके संबंधित, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई वो नहीं रहेगा। बची क्या है थोड़ी चीजें, जैसे आप जानते होंगे पिछली कक्षा में तो हम लोगों ने पूरे स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण से लेकर के पूरी चीज डिटेल में चर्चा कर ली है। छोटी छोटी चीजें तो 2-4 चीजें हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे, तो उसको जो है एक बार आप देख लेंगे तो आपको जो है थोड़ी चीजें अगर जो है लेवल अगर अप कर दिया जाता है, यानी लेवल जो है अभी तक जितनी चीजें हैं ये जो है
प्रायः पूछी जाती हैं, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में आजकल देख रहे हैं आप लोग कि कभी कभी पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदल के थोड़ा हाई कर दिया जाता है। तो वो चीजें अगर आप आ जाती हैं आपके उसमें परीक्षा में, तो जो व्यंजन का वर्गीकरण हमने बताया था उसी में जो है प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, यानी जो होता है प्राण, यानी जो आपने सुना होगा अल्प प्राण और महाप्राण, यानी इसको हम कहेंगे, कहते हैं ना प्राणत्व। प्राणत्व का मतलब होता है वायु, प्राण का मतलब होता है वायु, प्राण का मतलब वायु। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। अब आप देख लीजिएगा कि प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व माने जिनके उच्चारण में वायु की जो है वायु का प्रयोग होता है, यानी वायु मतलब हवा, ठीक है। तो प्राण के ये दो प्रकार के हो गए। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को बांटा गया, तो किन दो भागों में बांटा गया? एक जो हो गया वो अल्प प्राण हो गया। कितना प्राण हो गया? अल्प प्राण भैया। अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब वायु, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है तो उसको हम कहते हैं अल्प प्राण। इसी प्रकार दूसरे भाग में क्या है? महाप्राण। महा का प्राण का मतलब है, महा का मतलब मोर, प्राण का मतलब वायु, मोर मतलब ज्यादा, ठीक है भैया। ज्यादा वायु की जब निकलती है तो हम कहेंगे महाप्राण, ठीक है। यानी प्राण प्राय पूछा जाता है कि भैया बताइए जो ड है वो अल्प प्राण है कि महाप्राण है। इसी प्रकार जब पूछ लिया तो अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो थोड़ी चीजें हैं, आप जो है इससे जो है क्लियर कर लीजिए कि अल्प प्राण और महाप्राण है क्या, ठीक है। तो एक हम बता देते हैं कि वर्णानाम, छोटा छोटा चीज है उसको आप देख लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक में बता देते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आपके जो है हाथ में 5 उंगलियां हैं, आप इसी को जो है क्रम में रख लीजिए। जैसे ये 5 उंगलियां हो गई, तो आप इसको जो है ऐसे कर लीजिए। ये हो गया, मान लीजिए आपका हाथ का पंजा हो गया, ठीक है। इसको आप क्रम में रख लीजिए, इसको 1 बोलिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है। यानी ये हाथ है, पहले नंबर पे आप इसको रख लीजिए, 1 2 3 4 5, इसको वैल्यू दे दीजिए, ठीक है। थोड़ा ट्रिक लगाएंगे तो भी ये समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हमने बताया था कि अल्प प्राण, जो अल्प प्राण था इसको जो है जो 5 वर्ण होते हैं, जैसे आपने कहा था ना कि क वर्ग में जो है क ख ग घ और अंग, ठीक है, आता है। तो इसमें ये समझिएगा कि पहला जो होगा वो अल्प होगा, क्रम से पहला वाला क्या होगा? अल्प प्राण, दूसरा वाला महाप्राण, तीसरा फिर से अल्प प्राण, चौथा फिर से अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, फिर अल्प प्राण, यानी पहला, तीसरा और 5वां, ठीक है। ये क्या हो गया? अल्प प्राण। यानी पहले वाले को हम लोग रखेंगे किसमें? अल्प प्राण में, फिर दूसरे वाले को महाप्राण में, तीसरे वाले को फिर अल्प प्राण में, चौथे वाले को महाप्राण में और 5वें वाले को फिर से अल्प प्राण में, यानी 135 ये कोड है, अल्प प्राण पहचानने का कोड है। अब आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, हम इसको थोड़ा मिटा के एक बार फिर से आपको बता देते हैं, लिख देते हैं, ताकि आपको कैसे पता चलेगा कि भैया ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है। ये देखिए हम एक बार लिख देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। अब आप बंटवारा करिए, ठीक है, क्रम रखिए। जब हम शुरू करते हैं तो क से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? तो भैया समझ लीजिए एक डलिया है, इस डलिया में जो है बहुत सारे जो है आम रखे हुए हैं, ठीक है। यानी क से लेकर म तक आम रखा हुआ है। अब आप क से लेकर, यानी पहले हम अल्प प्राण को बांटेंगे, फिर महाप्राण को, यानी देना जो है वो पहले हमको अल्प को देना है, फिर महा को देना है। यानी क से शुरू करिए बांटना, क से शुरू करिए। तो पहले आएगा क, भाई इनको दे दिया, अब इनको देंगे, किसको देंगे? ख, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो है पक्षपात होता है, लेकिन जो है आप देख लीजिए, क को पहले यहां रख दिए, ख को यहां रख दिए। अब ख के बाद क्या आता है? ग, तो ग को यहां रख दीजिए। अब ग के बाद क्या आएगा? घ, तो घ को यहां रख दीजिए। अब घ के बाद क्या आएगा? अंग, तो अंग को यहां रख दीजिए, ठीक। ट्रिक भी है कि पहला, यानी प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण को अल्प प्राण के अंतर्गत रखा जाता है। उसी प्रकार दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण के अंतर्गत रखा जाता है। अब च वर्ग को बांटिए, च को यहां रखेंगे, छ को यहां रखेंगे, ज को यहां रखेंगे, झ को यहां रखेंगे और इया को इधर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल। फिर ट को भी ऐसे बांट दीजिए, ट को यहां रखिए, ठ को यहां रखिए, ड को यहां रखिए, ढ को यहां रखिए और ड़ को यहां रख दीजिए। भाई साहब ये बांटने का ढंग है, पहले इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, या कह सकते हैं दूसरा और चौथा,
दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो कैसे है, वो महाप्राण के अंतर्गत आ रहा है। क के बाद ख जो आता है दूसरा वाला, वो ख यहाँ है, फिर ग यहाँ है तीसरा, चौथा यहाँ है, यानी 1 3 5। इसका कोड है 1 3 और 5। ड ये बांट दिया इसमें, ठीक है। अब त को बांटिए, त के बाद थ को यहाँ रखेंगे, फिर क्या आता है द को बाद यहाँ रखेंगे, फिर ध यहाँ रखिए और न को यहाँ रख दीजिए, तो ये हो गया अल्प प्राण। फिर इसी तरह प को यहाँ रखिए, फ को यहाँ रखिए, ब को यहाँ रखिए, भ को यहाँ रखिए और फिर म को यहाँ रख दीजिए। एकदम सिंपल। अगर आपको इस तरीके से बांटना अगर आ रहा है तो आप बांट दीजिए, ये बांटन वाला मेथड है इस तरह का। और जो है एक चीज और जान लीजिए कि जो है अल्प प्राण और महाप्राण में एक चीज है कि जो श है, यानी जो है जो बचता है इसके बाद क्या, यर लव शख शह, ये बचता है, तो यर लव यानी अंतस्थ को यहाँ रख दीजिए। अंतस्थ जो वर्ण है यर लव को इधर रख दीजिए और शख शह को इधर रख दीजिए, शख शह को इधर रख दीजिए। बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। यानी अंतस्थ अल्प प्राण अंतस्थ भी जो इसको हम संस्कृत में यूज करते हैं कि वर्णानाम प्रथमम तृतीयम पंचमम यणश्च अल्प प्राणा। जिनको प्रत्याहार आता है वो ये जानते होंगे कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत यर लव का जो है वर्ण आते हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत यर लव, पाणिनि का प्रत्याहार वाला सूत्र जिनको पता है, जिनको उनका माहेश्वर सूत्र पता है, वो प्रत्याहार के विषय में जो है जानते होंगे, तो ये थोड़ा टफ लेवल हो जाएगा। आप ये जानिए कि जो अंतस्थ वर्ण है वो अल्प प्राण के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसी प्रकार जो ऊष्म जो है यानी शख शह वो महाप्राण के अंतर्गत रखे जाते हैं। बाकी सब में ये 2 और 4 वाला ट्रिक इसमें लगेगा आपका। यानी दूसरा, प्रत्येक वर्ग के दूसरे और जो है चौथे वर्ण को महाप्राण कहा जाता है, और प्रत्येक वर्ण के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण को, और यण जिसको अंतस्थ कहिए, क्या कहिए आप हिंदी में, अंतस्थ, जिनको हम संस्कृत में यण के अंतर्गत रखते हैं, यण यानी यर लव। इसी प्रकार इसको हम लोग ऊष्म रखिए, इसमें जो है ऊष्म, ठीक है, ये ऊष्म जो है वो सभी महाप्राण। और जो है इनको हम लोग संस्कृत में जो है सल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सल प्रत्याहार के अंतर्गत ये शख शह आते हैं। एक चीज जान लीजिए, अगर ये तो हो गया व्यंजन बताए थे ना हमने आपको व्यंजन बताया था। अगर कोई पूछ ले भैया ये बताइए व्यंजन, तो आपने बता दिया कि प्राण कैसे हो गए, यानी ये अल्प प्राण है, महाप्राण है, हम वर्गीकरण कर लेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे स्वर क्या होते हैं, तो जान लीजिए सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। एक बार एकदम सीधा नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए कि सभी स्वर, सभी 11 स्वर, यानी सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अल्प प्राण और महाप्राण वाला कॉन्सेप्ट, ये है खत्म, ठीक है भैया। प्राणत्व के आधार पर, यानी प्राणत्व के आधार पर प्राण का मतलब हुआ वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु का प्रयोग होता है उनको अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु का प्रयोग होता है उनको महाप्राण कहा जाता है। छोटी चीज एक और है, उसको चर्चा कर लेते हैं ताकि आपका वर्ण विचार एकदम पूरा कंप्लीट। यानी हमने पहले देखा कि उच्चारण स्थान के बारे में, फिर इसको प्राण यानी अल्प प्राण और महाप्राण जान लीजिए। इसके बाद जो है क्या बचा है आपका, घोष और अघोष। क्या बता देते हैं आपको, जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप जो नोट करते चलिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आपको परीक्षा में सबसे ज्यादा काम देंगी। बाकी बेसिक से अगर देखना है तो पिछली वाली वीडियो को एक बार आप डिटेल में देख लीजिएगा। बेसिक से आपको पता चल जाएगा पूरा वर्ण विचार। किसी भी स्तर के एग्जाम में अगर आपको जो है वर्ण विचार के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर उससे प्रश्न आता है तो आप पिछले वाली वीडियो से जाइए बेसिक से, और आज की वीडियो को जो है कोरिलेट करते हुए पढ़ते जाइए, ताकि वर्ण विचार यानी वर्णमाला के अंतर्गत वाला चैप्टर जो है आपका वो बिल्कुल एकदम तैयार रहे, एकदम उसमें आप जो है एक्सपर्ट रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो आपको। इसके बाद आपको जान दीजिए, इसको जो है हम लोग जो डिटेल में अगर बताएंगे तो इसको जो है प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न के अंतर्गत जो है अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, विवार, संवार जो है ये सब रखे जाते हैं। लेकिन आपके परीक्षाओं में केवल सीधा कहा जाता है कि भैया ये अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं, उच्चारण स्थान पूछ लेता है सीधा। और एक चीज पूछ लेती है, पूछ लिया जाता है आपसे घोष अघोष के बारे में पूछा जाता है। ज्यादातर घोष अघोष के बारे में भी आजकल परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसको देख लीजिए। घोष अघोष, तो भैया इसको हम सीधा कहेंगे घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजन न लिख करके सीधा वर्ण लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भैया, व्यंजन नहीं लिखते हैं, सीधा पूरा चीज का वर्गीकरण कर देंगे तो वर्ण यहाँ लिख देते हैं। तो घोषत्व, घोष का मतलब होता है नाद या गूंज, घोष का मतलब होता है नाद, नाद का मतलब होता है गूंज, यानी गूंज, वाइब्रेशन जिसको कह सकते हैं आप, या तो भैया इसका मतलब हुआ नाद या गूंज, ठीक है, नाद या गूंज। इसका ये तात्पर्य है कि जब जो है जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, स्वर तंत्रियां,
अब जो है जैसे भी जानिए कि जो जब हमारे जब हमारे अंदर से जो है वर्ण निकलता है तो उसके अंतर्गत बहुत सारी स्वर तंत्रियां काम करती हैं, अपना कार्य करती हैं उनके उच्चारण करने में। तो स्वर तंत्रियों का मतलब हुआ नाद। जब नाद होगा जब नाद नहीं होगा उसी के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष के अंतर्गत बांटा जाता है। यानी घोषत्व के आधार पर अगर कोई वर्ण पूछे तो पहले कौन होंगे? घोष, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा? सब। देखिए घोष को ही सघोष कहा जाता है, ये कंफ्यूज मत होइए। घोष का मतलब हुआ, घोष मतलब या सघोष कहें, घोष कहें चाहे सघोष कहें। और दूसरे नंबर पे आता है अघोष। क्या आएगा भैया? अघोष। ठीक है। अब एक चीज जान लीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं। घोषत्व के आधार पर वर्ण, घोष का मतलब होता है नाद या गूंज। इसका मतलब हुआ कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन होता है, उनको कहेंगे घोष, यानी घोष या कहेंगे या सघोष कहेंगे। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, गूंज नहीं होती है, नाद नहीं होती है, उनमें वाइब्रेशन नहीं होता है, उनको हम अघोष कहेंगे। सीधा सीधा उनको कहेंगे अघोष। तो भैया एक चीज देखिए, अभी बंटवारे वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एकदम सिंपल सा बंटवारे वाला कॉन्सेप्ट जो उसमें था 1, 3, 5 और 2 और 4, जो अल्प प्राण और महाप्राण में हमने बंटवारे वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वो यहाँ देखिए, उसको यहाँ पे लागू करिए। एक चीज जैसे उसमें हमने ट्रिक बताया था कि 1, 3 और 5 यानी पहले वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, उसी प्रकार इसमें भी एक चीज जान लीजिए कि पहला दूसरा यानी पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष होगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम क्रम में नहीं रखे हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक चीज ये देख लीजिए, पहले आप रख दीजिए अघोष, पहले लिख दीजिए आप अघोष, दूसरे नंबर पे आप घोष या सघोष को रख दीजिए। घोष या सघोष, एकदम सिंपल हो जाएगा ताकि आपको एकदम कंफ्यूजन ना हो। अभी क्या कर दिए थे हम? सघोष को इधर रख दिए थे, अघोष को इधर रख दिए थे। इससे थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। घोष अघोष, तो देखिए इसमें पहला और दूसरा जो होगा वो अघोष होगा, पहला और दूसरा अघोष होगा। अघोष या सघोष जो होगा, ये देखिएगा ये अघोष है और ये घोष है या सघोष है। ठीक है, तो इसमें और आपका बचा कौन सा? पहले दूसरा इसमें हो गया, तो भैया तीसरा, उसके बाद चौथा और इसके बाद पांचवा, ये वाला जो बचेगा, जैसे क से लेकर के अंग तक 5 वर्ण आते हैं ना, तो पहला और दूसरा जो है वो क्या है? वो अघोष है, बाकी सारे सघोष है या सघोष है। तो रखिए, शुरू करिए। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो क ख, ठीक है, पहला दूसरा हो गया, फिर आप कहाँ चले जाएंगे? ग घ और अंग। ठीक, तीनों को यहाँ रख दीजिए, दो पहले, दो को यहाँ रख दीजिए, फिर सिर्फ इसके बाद क्या आएगा? श श, ठीक है, च और श, पहला और दूसरा। उसके बाद कौन आएगा? ज झ और इया को यहाँ रख दीजिए। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम सामान्य रूप से आप इसको जान सकते हैं। भैया क्या है? अघोष क ख, बाकी सारे सघोष। इसी प्रकार अघोष च छ, बाकी सारे सघोष। इसके बाद ट और ठ को रख दीजिए और बाकी सारे ट ठ के बाद ड ढ, ट ठ ड, ड ढ और ढ़ को रख दीजिए। एकदम सिंपल सा है। त थ और बाकी सारे द ध और न को यहाँ रख दीजिए। एकदम प फ ब भ और म को यहाँ रख दीजिए। घोषत्व के आधार पर ये हो गए वर्गीकरण, यानी पहले वर्ण के प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ग को हम अघोष अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार घोष पहले दूसरे को यहाँ रख दीजिए, तीसरे चौथे और पांचवे को इधर रख दीजिए। एकदम सिंपल सा है। अल्प प्राण और महाप्राण में एक फर्क है। अल्प प्राण में क्या था? इसका कोड, अल्प प्राण का कोड था 135, अल्प प्राण का कोड था 135, ये अल्प प्राण का था। ठीक है, और जो है चौथा और पांचवा, दूसरा और चौथा किसमें था? महाप्राण में था। इससे पहले हमने चर्चा की। तो इसमें इसका कोड है पहला और दूसरा, अगर आप ट्रिक से देखना चाहते हैं। इसका कोड है तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, एक चीज जानिए, जैसे य र ल व को हम लोगों ने अल्प प्राण की संज्ञा दी थी, ठीक है, श ख सह को महाप्राण कहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है। य र ल व को इधर रख दीजिए, यानी घोष के अंतर्गत रख दीजिए। य र ल व को घोष के अंतर्गत रख दीजिए, और बाकी जो ऊष्म व्यंजन हुआ, जो श ख सह था, उसको यहाँ रख दीजिए। श ख स ह को नहीं, ठीक है, ह को न रखिएगा, ह को उठा के इधर फेंकिएगा। आज जो है ह जो है इनका साथ छोड़ता है यहाँ पे आके, और जो है ह कहाँ जाता है? यहाँ जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। अब वर्गीकरण पूरा होता है। अल्प प्राण महाप्राण का वर्गीकरण हो गया था, ये घोष और अघोष का है।
है, यानी पहले और दूसरे वर्ग को वर्ण को इधर रख दीजिए, तीसरे चौथे और पांचवें को इधर रख दीजिए। ठीक है, यर लव यानी ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, यर लव को हम लोग घोष में रखते हैं, ह को भी यानी यहाँ से उसको बिछोड़ थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इनमें थोड़ा फूट डालते हैं। ये जो चार जहाँ रहते हैं साथ आते हैं, इनको थोड़ा फूट डाल के ह को यहाँ रखिए। एक चीज और जो लास्ट में जैसे हमने बताया था कि सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको भी ये चीजें जो है नोट करने वाली जो चीजें हैं इसको देख लीजिए। क्या हो जाता है, नोट करने वाली चीज ये है कि सभी स्वर घोष, सभी स्वर घोष, या इसको हम घोष को ही क्या कहते हैं, सघोष। तो सभी स्वर सघोष होते हैं, एकदम खत्म। यानी अल्प प्राण, महाप्राण, स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान और घोष और अघोष, ये जो मेन टॉपिक था, यानी जहां से सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो ये चीजें आपको आज जो है आज की कक्षा में जो है हमने जो है आपको बताई। और इसको जो है आप जो है ट्रिक से अपने माध्यम से अगर कोई और ट्रिक बनाना चाहते हैं, जैसे हमने पांच जो है आपको 5 उंगलियों पे, यानी अल्प प्राण महाप्राण को आप अपने 5 उंगलियों में नचा सकते हैं। जैसे अल्प प्राण कोई कहे, अल्प प्राण कोई कहे तो 5 ये हैं, ठीक है, 5 उंगलियां हैं, तो पहले आप जो है अल्प बांट दिए, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, फिर अल्प प्राण। ठीक है, इसी प्रकार जब आपको अघोष और घोष पूछे तो पहले और दूसरे को अघोष कर दीजिए, बाकी 3 को सघोष कर दीजिए। इसमें एकदम कोई चीज बिल्कुल आपको संदेह नहीं होना चाहिए। पहला और दूसरा क्या है, वो अल्प है, यानी पहले और दूसरे, यानी क ख को इधर रख दीजिए, बाकी सघोष कर दीजिए, च छ को इधर रख दीजिए, बाकी सघोष कर दीजिए, इसी प्रकार ट ठ को इधर रख दीजिए, बाकी सघोष कर दीजिए। और यही क्रम है। य र लव को आप जानिए कि ये जो है घोष है, ह भी यहाँ से बिछुड़ करके ये घोष में चला जाता है, और बाकी श फ श वो अघोष है। एक चीज जो नोट करने वाली चीज है, जो स्वरों का बताया था हमने कि सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं, एक चीज ये नोट कर लीजिए, बाकी एकदम खत्म। यानी उच्चारण स्थान, प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण और घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण आपकी कक्षा में खत्म होता है। इसी के साथ हम आप आज की कक्षा को विराम देते हैं, और मैं बलराम, इसके बाद जो है आपको ये होता है आपका वर्ण विचार वाला क्लास, यहाँ से आपका खत्म। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, हमने आपको पहले बताया था कि व्याकरण को हमने 3 भागों में बांट करके पढ़ाना जो है तय किया है। पहले नंबर पे वर्ण विचार, दूसरे नंबर पे हम लोग वाक्य विचार पढ़ेंगे, यानी इसके बाद हम वर्ण विचार यहाँ से खत्म होता है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे वाक्य विचार, उसके बाद हम शब्द विचार, फिर वाक्य विचार की चर्चा करेंगे। और यहाँ की कक्षा आज यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद।